नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो शॉर्ट्स में। इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 1 जनवरी 2021 का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। इसके अलावा आप दिए गए हैंडल से हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे परीक्षा उपयोगी विभिन्न सामग्री पोस्ट की जाती है। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए जिससे कि हमें हौसला मिले, और इसके अलावा आप कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर क्या है हमारा, कृष्णापट्टनम और तुमकुर औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक कॉरिडोर नोड्स के निर्माण को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसको सीसीईए बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो हमें जानना है कि कृष्णापट्टनम और तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पे, किस तरीके से हमारा महत्वपूर्ण है। तो कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र जो है हमारा वो पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में, जबकि तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है हमारा कर्नाटक राज्य में। तुमकुरु जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का गृह क्षेत्र भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं तुमकुरु और कृष्णापट्टनम, ये दोनों पड़ते हैं हमारे चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के बीच में। तो कौन से औद्योगिक गलियारे के बीच में, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के बीच में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण अगर पूछ दिया जाए कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र और तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक गलियारे क्षेत्र में आते हैं, तो हमें याद रखना है कि वो आते हैं तुम्हारे चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने औद्योगिक गलियारे इस समय हैं। तो भारत सरकार ने वर्तमान में 5 औद्योगिक गलियारों को मान्यता प्रदान की हुई है। कितने, 5 औद्योगिक गलियारे। कौन कौन से, सबसे पहला दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ठीक है, दूसरा अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, तीसरा चेन्नई बेंगलुरु, जिसको आप जान रहे हैं यहाँ पे कि चेन्नई और बेंगलुरु का औद्योगिक गलियारे में आता है ये। इसके अलावा वाईजैग चेन्नई, वाईजैग विशाखापट्टनम को बोलते हैं। अब पांचवा क्या है आपका, पांचवा है आपका बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत में कुल 5 औद्योगिक गलियारे हैं इस समय। ठीक है, इसके अलावा दूसरी खबर क्या है कि सीसीई है, जिसने ऊपर वाली खबर को मैंने बताया आपको कि उसने जो है मान्यता दी औद्योगिक कॉरिडोर्स को। इसके अलावा उसने एक और चीज़ को मान्यता दी कल, किस चीज़ को, कि ग्रेटर नोएडा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक है, जिसको नोएडा आमतौर पर बोलते हैं, वहाँ पे एक स्थापित किया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि दादरी जो है ग्रेटर नोएडा का वो इस तरीके का बहुत बड़ा हब है। पहले से वहाँ पे काफ़ी सारा लॉजिस्टिक का काम होता है, इसीलिए वहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा। अगली खबर क्या है हमारी, केंद्र सरकार ने के सिवन जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब वह 14 जनवरी 2022 तक इसरो के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में बने रहेंगे। तो इनको 2018 में इसरो का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनके कार्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए इसरो में। कौन से महत्वपूर्ण काम हुए इसरो में, तो इनके कार्यकाल में चंद्रयान 2, ठीक है ना, हमें याद रखना है चंद्रयान 2 और GSLV MK3, ये दोनों काम इन्हीं के शासनकाल में हुए जब ये इसरो के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इसके अलावा इसरो की स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है? इसरो की स्थापना हुई थी 1969। ठीक है, याद रखिएगा कब, इसरो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BLR बोल देते हैं। ठीक है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगली खबर हमारी, मंत्रिमंडल ने व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने के लिए एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है, एस्टोनिया उत्तरी यूरोपियन देश है जिसको बाल्टिक कंट्री भी बोला जाता है। ठीक है, फिनलैंड से जुड़ा हुआ है, फिनलैंड और रसिया बाल्टिक सागर से। इसके अलावा पैराग्वे जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, और डोमिनिक रिपब्लिक जो कि कैरेबियन देश है। और कैरेबियन देशों में दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि कैरेबिया का सबसे बड़ा देश है क्यूबा। ठीक है, तो कैरेबिया का दूसरा सबसे बड़ा देश डोमिनिक रिपब्लिक वहाँ पे क्या खोलेगा, मिशन खोलेगा। अभी तक क्या होता था, हमारे वहाँ पे कंसुलेट नहीं होते थे, हमारा जो वहाँ का डायस्पोरा था उनको दिक्कत होती थी, उनको अपने वीज़ा रिलेटेड काम या पासपोर्ट रिलेटेड काम कराने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट कुछ भी वेरीफाई कराना होता था अपनी एम्बेसी से, तो उन्हें दूसरे देश जाना पड़ता था, अगल बगल के देश जहाँ पे भी होता हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वहाँ पे इसको खोल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनसे संपर्क बढ़ेगा और उन कंट्री से हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा निर्यात में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, क्योंकि सब छोटी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर आयात पे डिपेंडेंट है, दूसरे देशों से सामान मंगाती हैं। अब हमारा क्या होगा, जब हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको सामान निर्यात करेंगे अपने यहाँ से। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ निर्यात बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा। ठीक, अगली खबर क्या है हमारी, अगली खबर है हमारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं AFPA, ठीक है,
जिसको 1958 में लाया गया था, इसके तहत नागालैंड को 6 महीने के लिए क्या किया है, अशांत क्षेत्र घोषित किया है। याद रखिएगा, हाल ही में आसपा फिर से लगा दिया गया है नागालैंड में, 6 महीने के लिए आसपा की अवधि बढ़ा दी गई है। आसपा कब आया था, 1958 में आया था पहली बार, ठीक है। इसके तक क्यों लगाई गई है नागालैंड में ये, क्योंकि वहाँ पे लगातार हत्याएं, लूट और जबरन वसूली के मामले सामने आ रहे थे, वहाँ पे लगातार अस्थिरता बनी हुई थी, वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो लगातार वहाँ की सरकार को चुनौती दे रहे थे, इस वजह से वहाँ पे वापस से लगा दिया गया। आसपा के अंदर वहाँ जो सैनिक तैनात होते हैं उनको स्पेशल शक्तियाँ दे दी जाती हैं और बिना किसी वारंट के किसी को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी पूछताछ के ले जा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी शक्तियाँ मिलती हैं उसके अंतर्गत, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि आसपा क्या है, कब आया था, आसपा क्या है, आपको बता दिया मैंने कि इसके अंतर्गत सैनिकों को शक्तियाँ दी जाती हैं। और आया कब था ये, 1958 में, तो ताकि मेंशन है यहाँ पे। और कहाँ लगाया गया हाल ही में, तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड में इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। काफ़ी समय से नागालैंड में लगा हुआ, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे बहुत समय से, जब से उनको इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया तब से वहाँ पे आसपा लगा हुआ है। इसके अलावा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी वासपा लगा हुआ है, ठीक है। अब अगली खबर क्या है हमारी, विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में फैले हुए 3.12 करोड़ भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए एक ऐप पोर्टल खोला है। कौन सा ऐप पोर्टल है वो, तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप, ठीक है। तो हम याद होना चाहिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता मोबाइल ऐप का संबंध किस चीज़ से है, तो भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए है। किसने इसका उद्घाटन किया है, किसने खोला है इसको, तो विदेश मंत्रालय ने खोला है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी होगी, मतलब जो भारतीय हैं वो विदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, ठीक है, प्रवासियों के रूप में। तो कितने लोग प्रवासी हैं इस समय भारत में, लगभग 17 मिलियन, ठीक है, जो कि कहाँ फैले हुए हैं ये लोग 146 देशों में। और सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं, जहाँ की सबसे बड़ी शहर दुबई है, ठीक है, तो वहाँ पे हैं। अगली खबर हमारी क्या है, हारून वैश्विक ग्लोबल समृद्ध ग्लोबल रिच सूची में मुकेश अंबानी की रैंक अगस्त में 4थे स्थान से गिरकर दिसंबर में 8वें स्थान में चली गई। कारण आप जान रहे हो, किसान आंदोलन की वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनकी इमेज काफ़ी गिरी है। तो इस सूची में नंबर 1 पे कौन है, सूची पे नंबर 1 पे हैं अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, और नंबर 2 पे हैं एलोन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के संस्थापक हैं, ठीक है। हमें याद रखना है कि नंबर 1 पे जेफ बेजोस, और नंबर 2 पे एलोन मस्क, ठीक। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, हारून वैश्विक समृद्ध ग्लोबल की रेट थी, और ब्लूमबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली उसके आधार ब्लूमबर्ग ने बताया है कि अभी तक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे ज़्यादा रिच पर्सन थे, सबसे ज़्यादा समृद्ध पर्सन थे, अमीर आदमी थे। लेकिन अब क्या हुआ है, चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग शानशान, ठीक है, झोंग शानशान क्या हो गए हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। इनकी नेटवर्थ इस साल की शुरुआत में $70.9 अरब थी, अब वो बढ़ के साल के अंत में $77.8 अरब हो गई है। तो ये जो शानशान है किस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे मुकेश अंबानी को तो आपको पता है कि फर्टिलाइजर, आपके केमिकल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये किससे जुड़े हुए हैं, जो झोंग शानशान है, तो ये बोतल बंद पानी, ठीक है, बॉटल्ड वाटर और कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जो कोरोना की वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन जिसका नाम है सीनोवैक, वो इन्हीं की कंपनी ने डेवलप की है। अगली खबर क्या है हमारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच एक समझौता किया है। अब क्या है कि भारत हेल्प करेगा भूटान की अंतरिक्ष के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा भूटान को, पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन, ठीक है, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नौवान जिसको नेविगेशन बोलते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में सहयोग करेंगे दोनों देश आपस में, ठीक है। क्योंकि भारत इस क्षेत्र में एक वर्ल्ड लीडर की तरह है, वर्ल्ड की कुछ चुनिंदा कंट्रियों में है स्पेस के क्षेत्र में, ठीक है। तो इस कारण से क्या करेगा, इस कारण से वो भूटान की मदद करेगा। अब कुछ बातें हम लोग भूटान के बारे में जान लेते हैं जो हमको पता होनी चाहिए। भूटान, राजधानी क्या है इसकी, थिम्पू, ठीक है, राजधानी इसकी है थिम्पू। इसकी मुद्रा क्या है, नोंगत्रुम, नोंगत्रुम भूटान की मुद्रा है। और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो लोटे टीशिंग, लोटे टीशिंग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। तो आप ये बातें लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगली खबर देखते हैं हम। अगली खबर क्या है कि डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसने क्या किया, भारतीय नौसेना के साथ गोवा के तट पर भारतीय नौसेना के IL-38SD एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, जिसका नाम है क्या है, सहायक एनजी, ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा से पूछ सकता है कि हाल ही में सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया गया, ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, ये एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है। इसका परीक्षण किसने किया, इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं डीआरडीओ क्या है, एक रक्षा अनुसंधान है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है ना। तो याद रखना 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, 1958।
ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है, इसके अध्यक्ष हैं, वो कौन है? जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके चेयरमैन है। तुम्हें याद रखना है कि एयर ड्रॉप कंटेनर है सहायक एनजी। ठीक है, इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा? कहीं पे भी ड्रोन के माध्यम से या ठीक है अभी एयरक्राफ्ट के माध्यम से कुछ सामान पहुंचानी, कोई रसद पहुंचाना है युद्ध के दौरान या किसी भी विपरीत परिस्थिति में, वहां पे इसका उपयोग किया जाएगा। अगली खबर क्या है हमारी? वीके यादव जो कि रेल बोर्ड के सीईओ हैं, ठीक है, अध्यक्ष सीईओ, इनको क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में आता है कि हाल ही में वर्ष 2020 का इंजीनियर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हमें याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष वीके यादव, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वीके यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, इन्हें पुरस्कार कौन सा दिया गया है? तो इंजीनियर पुरस्कार। ठीक, इंजीनियर पुरस्कार 2020 के लिए। ठीक, क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने रेलवे के आधुनिकीकरण और विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी आखिरी खबर क्या है आज की? आज की आखिरी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंच गई है, और ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, इसके पहले न्यूजीलैंड कभी भी नंबर 1 पे नहीं पहुंची थी। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने मेंशन किया कि पहली बार ऐसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे आ गया है और भारतीय टीम नंबर 3 पे खिसक गई है। ठीक है, तो ये थी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट किए गए हैं, आप उन्हें दीजिए जिससे कि आपके एग्जाम में फ़ायदा हो आपको, आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हम वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।